तो वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। खतरनाक फल्ला रिपीट नहीं होता है। संस्कृत आप सभी को पता है। बेस्ट कंटेंट ढूंढने की कोशिश की है, पूरी रात का एनालिसिस है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही ये सब कुछ बना करके फाइनल किया है। कोशिश ये करूँगा भाई कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। संस्कृत आपको भी पता है कि कैसी होती है, तो जो ना समझ में आए भाई मेरे रट लेना, ठीक है। इतने तुम कर देना, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। नीचे आते हैं भैया। संस्कृत सबसे पहले याद रखिएगा कि विसर्ग, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मैं एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको सारे के सारे बता रहा हूँ कि किनका उच्चारण स्थान कौन सा है और साथ ही साथ उनका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र आपको जरूर याद रखने हैं। इस बार सूत्र से एक क्वेश्चन आपका मिलने वाला ही है इस वाले टॉपिक से, वरना उच्चारण स्थान तो आपको रटी लेने हैं। अभी मैं नीचे मैंने लगा रखी पीडीएफ, वहाँ बता देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा गिनती पूरी तो पढ़नी है। मैंने आगे एक लगा रखी है आपके लिए, एक पेज लगा हुआ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करूँगा, आपको टेलीग्राम पे पढ़ लेना है, ठीक है। ज़बरदस्ती का मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट हो, उससे बेटर है कि आप खुद देख लेना। आपको याद कौन से रखने हैं बस ये समझ लो। आप देखो चत्वारिंशत को पढ़ने में पता चल रहा है, सत मतलब होता है एक जीरो, ठीक है, और चत्वारी मतलब चार। तो चत्वारिंशत से 40 तो एक दिमाग में हल्का हल्का सा ब्लर ब्लर सा बन जा रहा है। उससे पहले भैया अगर एकोन लगा होता है, एकोन का मतलब अपने दिमाग में रखो -1। हमेशा -1 कर दो, जो पीछे वाला लिखा है उससे आंसर आ जाएगा। अब देखो तरीका भैया, अगर एकोन विंशति, विंशति मतलब 20, 20, 20 दिख रहा है ना, तो 20 में से 1 कम 19 हो गया। त्रिंशत मतलब 3, 3, 3, 3, त्रिंशत मतलब 30 होगा, तो 30 में से मैंने 1 माइनस किया, 29 हो गया। चत्वारिंशत, एकोन चत्वारिंशत। ऐसे भैया एकोन पंचाशत, पंचाशत, पंचाशत यानी 50, 50, 50 आ रहा ना, 50 में से एकोन मतलब -1 यानी 49 हो जाएगा। तो चाहे सारे भूल जाना, पर ये एकोन वाले भाई मेरे कभी मत भूलना, ये पेपर में आने के सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। अगर मैं 49 की बात करूँ तो नव चत्वारिंशत भी बोला जाता है और कहीं कहीं एकोन पंचाशत भी बोला जाता है। एकोन का मतलब -1 होता है और 9 का मतलब भैया 9 प्लस का होता है। तो चाहे भैया 40 में तुम 9 को जोड़ दो, चाहे 50 में 1 को घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बातें बोली जाती हैं। अगर इसी तरीके मैं आपसे कहूँ, बताओ भैया अगर मैं नवविंशत लिख दूँ, अगर मैं 9 लिख दूँ तो क्या ये गलत हो जाएगा? भैया बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसको भी हम 29 बोल सकते हैं। ऐसे भैया अगर मैं 9 बोल दूँ तो ये भी मेरा फिर भाई 39 हो जाएगा, ठीक है। 9 का मतलब 39 हो जाएगा। और अगर मैं 9 को एकोन चत्वारिंशत बोलूँगा तो -1 हो जाएगा 40 से, तब भी 39 हो जाएगा, ठीक है। तो एकोन का मतलब -1, और अगर 9 लगेगा तो उसके बाद वाले में उसको जोड़ देंगे। तो 9 का मतलब 9, विंशत का मतलब 20, 20 और 9 29। आई होप बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई है। अगर मैं बात करूँ चोर भयम में कौन सा समास है, याद रखना मेरे भाई कि चोर भयम, हर आदमी को चोर से भय होता है। चोर से भय, वो चोर से अलग जाना चाहता है कि चोर के गले लगना चाहता है? भैया वो चोर से अलग जाना चाहता है। तो जब से का मतलब अलग होता है, जब से का मतलब अलग होता है तो भैया हम क्या करते हैं, एक बार जल्दी से बोलो। अलग का मतलब होता है मेरे भाई पंचमी तत्पुरुष समास। क्या होता है? पंचमी तत्पुरुष समास। अच्छा, पंचमी तत्पुरुष समास से थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही होगी कि भैया ये तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं कि पंचमी तत्पुरुष समास भी कुछ होता है। हमने तो ये पढ़ा था कि भैया तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो कर्म वाला पढ़ते थे, एक ये करण वाला पढ़ते थे, संप्रदान वाला पढ़ते थे, अपादान वाला पढ़ते थे। भैया ये सारे हमने पढ़े थे, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो याद रखना, ये वही जो अपादान वाला आप पढ़ते थे ना, अपादान वाले को ही हम बोल रहे हैं पंचमी तत्पुरुष समास, अपादान वाले को ही बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं, वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। कर्म अगर बोला जाएगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ते थे कि कर्म का मतलब होता था कर्म तत्पुरुष, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कर्म का मतलब हो गया द्वितीय तत्पुरुष। क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष। ऐसे करण का मतलब तृतीय तत्पुरुष, ठीक है भैया। करण के बाद आप बोलोगे कर्ता, कर्म, कर्म, करण। संप्रदान का मतलब चौथा, अपादान का मतलब पांचवां, संबंध का मतलब छठवां, सातवां मतलब अधिकरण। तो ये हमारे तत्पुरुष के नाम अब इस तरीके से हो जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होना, आराम से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो भयार्थक और अर्थार्थक धातुओं के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। बड़े सारे लोगों ने सिर्फ आंसर बता दिया है, मैं तुम्हें फिर से रटवा दूंगा, देखना तुम्हें याद हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा चोर भयम, पढ़ा इससे पहले, आपको वो समझ में आ गया कि भैया चोर से भय, चोर से भय होना। चोर से भय होना ना, से मतलब चोर से अलग भागोगे। तो एक बताओ तुम, भय तुम्हें किससे होगा? चोर से होगा ना, तो अभी भी तो से आ रहा है, तो अभी भी तो पंचमी विभक्ति यानी वही अपादान कारक आएगा, वही अपादान कारक आएगा ना जो पंचमी विभक्ति अब हो गई है। भैया रक्षा तुम किससे करोगे अपने माल की? चोर से। चोर के पास ले जाओगे क्या अपना माल? नहीं, चोर से दूर ले जाओगे। जब किसी से अलग हो गया, किसी से दूर ले जाओगे तो वहाँ अपादान कारक ही लगता है। बस याद हो गया, कुछ करना ही नहीं है इससे ज़्यादा। अब देखो यहाँ याद रखना, अकु विसर्जनीया नाम कंठा,
कंठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से होते हैं? देखो, आ मतलब छोटा, कु मतलब होता है का वर्ग पूरा, पूरा का पूरा का वर्ग, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा गणीड़ा माने कुछ नहीं, ये वाला। और भैया हा का मतलब हो गया हा से, और विसर्जनीय नाम का मतलब हो गया विसर्ग से। तो अगर कोई पूछे कि बताओ छोटा आ, बड़ा आ, का पूरा वर्ग, हा से हल और विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? बोलोगे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब इनका उच्चारण कंठ से होता है। क्या याद नहीं हो पाएगा तुम्हें? हो जाएगा ना। अच्छा, तुम इसका अपने मन से बना सकते हो भैया, छोटी बड़ी इसमें आ गया होगा। ची का मतलब, चू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखो, जैसे यहाँ कू का मतलब का वर्ग था, यहाँ चू का मतलब चा वर्ग है। चा, छ, ज, झ, अइया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, हाँ या ना। फिर भैया या से यज्ञ, सा से ये मेरे भाई साथ सलजम, ये सारे किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से समझ जाएंगे। अब इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तो बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है। ये देखो आखिरी में क्या लिखा है? तालु, तो इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा। अब एक बार मेरे साथ ये बताओ कि एक्चुअल में तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही, हाँ या ना? हाँ या ना भैया? आगे भैया अब देखो, ये दो आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी की आप PDF डाल दोगे, हम खुद से समझ जाएंगे। री से ऋषि, टू का मतलब टा का वर्ग पूरा, रा से रस्सी, या से यज्ञ, ये जो भी आएंगी, ड़ा से ये वाला ड़ा जो होता है ये जो दे रखा है, तो ये हमें भैया भाई से पता चल गई कि कहाँ पे आएंगी। हम बता देंगे भैया कहाँ पे आएंगी। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? जल्दी से बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, बात हमें समझ में आ गई। और ये या से यज्ञ नहीं है, ये मिसप्रिंट है भैया, ऋटुर्षाणाम, ये सा होगा वो वाला, ठीक है, ये होगा सा, ऋटुर्षाणाम। ये देखो सा बना हुआ है इसमें, ये वाला सा है, ठीक है। तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इनकी उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। ऐसे भैया लृ, ता वर्ग, ता का वर्ग, तू का मतलब ता वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, इसके ऊपर दो पढ़ चुके, कू और चू का मतलब का वर्ग और चा वर्ग। ऐसे भैया ता था दा धा ना, और उसके बाद भैया देखो यहाँ पे ये वाला ला और ये वाला सा, इनका उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? बोलोगे दांता यानी दांत से हो जाएगा। आगे का मैं PDF डाल दूंगा, आप सारे देख लेना, समय आपका बर्बाद ना हो, आप आराम से इनको समझ जाओगे, ठीक है। अगर हम बात करें 7 विभक्तियाँ, आपने हिंदी में भी पढ़ रखी थी भैया। प्रथम में हम पढ़ते थे कर्ता, द्वितीय में पढ़ते थे कर्म, तृतीय में पढ़ते थे करण, चतुर्थी में पढ़ते थे संप्रदान, पंचमी में पढ़ते थे अपादान, षष्ठी में पढ़ते थे संबंध और सप्तमी में पढ़ते थे अधिकरण। याद है क्या सबको? जल्दी से बोलो, एक बार ये बोलो कि हाँ सबको याद है भैया। सप्तमी में पढ़ते थे अधिकरण। यहाँ पे भी कुछ बदलेगा नहीं, बस आपको परेशान थोड़ा सा ऐसे कर देगा कि यार थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाओ कि अरे भैया कौन सा था, याद नहीं आ रहा। अभी आराम से तुम समझो, मैंने तुमसे जैसे चोर भयम बोला था, क्या बोला था? चोर भयम। चोर भयम मतलब चोर से भय, चोर से भय। से कहाँ कहाँ आता है? एक तो से आता है तृतीया विभक्ति में, एक आता है पंचमी विभक्ति में। अब आपके दिमाग में इस बात की चीज़ आनी चाहिए कि चोर से भय जब तुमको लगता है तो तुम चोर के पास भागते हो कि चोर से दूर भागते हो? भैया तुम तो चोर से दूर भागते हो, मतलब तुम चोर से अलग जाने की कोशिश करते हो, तो अलग मतलब पंचमी विभक्ति हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। एक बार जल्दी से बोलो, क्या भैया ये याद कर सकते? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से के अलग के से के वास्ते या अलग के सेंस में, संबंध का की के अधिकरण में पर, हाँ या ना? बोलोगे हाँ भैया याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहीं जब हम तत्पुरुष पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। हम आपको पढ़ाएंगे भैया द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष और सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष। इनका मतलब भी कुछ अलग नहीं होगा मेरे भाई, इनका मतलब भी यही होता है कि जब हम द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष पढ़ेंगे तो हिंदी में जो हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ा है उसका अंतर का पाठ, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, बस इनका नाम ना लेकर के हम द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इनका नाम ले लेंगे। उसमें भी 6 ही प्रकार हमने पढ़े थे, इसमें भी 6 ही प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम हम उसमें भी नहीं पढ़ते हैं कर्ता तत्पुरुष, और इसमें भी नहीं पढ़ेंगे। तो बस कन्फ्यूज नहीं होना है, तुमको इतना याद रखना है कि जो हम उसमें हिंदी में पढ़े हैं वही सेम चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। बस ये हम द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी बताएंगे, वहाँ पर हम कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण बोलते थे। बाकी का पूरा सेम कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में आ गई? सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मन में अपने चीज़ों को कैसे आप एनालिसिस करोगे, बस इसको समझो। आपसे बोलेगा कि रामा पुस्तकम पठति, राम
ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो आपके दिमाग में आएगा भैया राम पुस्तक पढ़ता है मतलब राम ने ही तो पुस्तक पढ़ी होगी। ने शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में अगर ये बात देखोगे तो आपको पता चलेगा ने तो भैया हम प्रयोग करते हैं कहाँ पे, ने का प्रयोग करते हैं कर्ता के साथ, और कर्ता हमारा प्रथम विभक्ति होता है। तो हमें ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे हम रामा की प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसकी विभक्ति का? प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और प्रथम विभक्ति क्या होती है? रामा, दूसरी रामो, तीसरी रामा। रामा रामो रामा पढ़ा है ना आपने, रामम रामो रामान, ये वाली पढ़ी है सारी आपने। तो आप याद रखोगे कि इस तरीके में पता चलता है कि यहाँ पे हम प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे हम ये बोलते हैं कि देखना, बड़े ध्यान से सुनना, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं नहीं, वृक्षात पत्राणि पतंती होता है वो तो, वृक्षात पत्राणि पतंती, पतंती, ठीक है। वृक्ष से पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो पतंती लगा है, और ये देखो वृक्षात ही क्यों लगाया। अब आपके दिमाग में बस ये चीज़ आनी चाहिए कि भैया यहाँ वृक्षात ही क्यों लगाया है। अगर ये समझ गए तो तुम्हारे दिमाग में ये कंफर्म हो जाएगा कि भैया हम सीख गए हैं, कुछ भी हो जाए हम सीख तो गए हैं। मैं आपको एक सेकंड के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे देखना मैं आपको राम के रूप दिखाता हूँ। वृक्ष और राम के रूप आपको लगभग सेम मिल जाएंगे, ठीक है, लगभग सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। आप बोलोगे भैया जैसे हम पहले वृक्षात पढ़े हैं वैसे रामा में रामात हो जाएगा, जैसे वृक्ष में वृक्षात, रामा में रामात। तो देखो यहाँ पर रामात मिल गया, इसी प्रकार हम वृक्ष में वृक्षात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वृक्षात। तो आपके दिमाग में आ रहा है वृक्षात भैया कहाँ पर दिया गया है? पंचमी में। कहाँ दिया है? पंचमी विभक्ति में। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ पा रहा होगा कि पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग मैं वहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। अब ये चीज़ सीखो कि वहाँ पे मैं पंचमी का प्रयोग ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया हमने जब तुम्हें बताया, तुम इसको हिंदी में अपने मन में बोल के देखो, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब तुम आंख बंद करो और सोचो कि जो पत्ते हैं वो वृक्ष से, एक तो से शब्द आ गया। अब तुम्हारे से शब्द आते ही तुम्हारे दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, या तो भैया तृतीया पे जाएंगे या तो पंचमी पे जाएंगे। इतनी बात तो आनी चाहिए थी, तुरंत तुम्हारे दिमाग में खटकना चाहिए था कि या तो तृतीया पे जाएंगे या तो पंचमी पे जाएंगे। अब दूसरी बात ये कनेक्ट करनी चाहिए थी कि तृतीया क्यों नहीं लेंगे और पंचमी क्यों लेंगे। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि बालक गेंद से खेलता है, तो बालक गेंद के साथ लगातार चिपका हुआ है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसने गेंद एक बार खेली और मार दिया, वो खो गई गेंद, अब दूसरी से खेलेगा, ऐसा नहीं करता है वो। लेकिन पेड़ से एक बार पत्ता अलग हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता है ना, तो अलगाव दिखा रहा है हमको, अलग के सेंस में आ रहा है। तो अगर अलग के सेंस में आएगा तो अपादान होता है, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं तुमसे यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मैं से के अर्थ में उसके साथ चिपका हुआ हूँ, बॉन्डिंग है मेरी, कनेक्शन है, तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार बस इतना बताओ कि मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तुम्हें, कि तुम बिल्कुल चीज़ों को एकदम गहराई से छोटी क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए। ये रिवीजन नहीं है, ये तुम्हें आना ही चाहिए, नए तरीके से आना चाहिए, भले तुमको कभी ना पढ़ाओ। मैं कर पा रहा हूँ वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ करना। आई थिंक मैं तुम लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि सामने बैठ के तुम्हें ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें बस समझ में आ जाइए। ऐसे भैया सीता फलम खादती, सीता फल खाती है, तो सीता फल को खाती है ना, सीता को फल खाना है ना। को का सेंस यहाँ पे छिपा होगा कहीं पे जो हमें दिख नहीं रहा है। तो सीता फल को खाती है, मतलब को कहाँ पे आता है? को मेरे भाई कर्म में आता है, कर्म को, और क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का करेंगे। आई थिंक मैं तुमसे कनेक्ट कर पाया हूँ और तुमको जो बताना चाहता था वो बता पा रहा हूँ। ऐसे देखो, बालकः कंदुकेन क्रीडते, बालक गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? से। यहाँ पे से खेलता है, लेकिन गेंद उससे अलग नहीं होती है, वो लगातार उससे खेल रहा है, फिर उठा लाएगा, फिर खेलेगा, फिर उठा लाएगा, फिर खेलेगा। ऐसा तो है नहीं एक बार मार दी खो गई फिर दूसरी ले आए, तो वो उसके साथ लगातार जुड़ा है। तो यहाँ पे तृतीया यानी करण ले लेंगे। और अगर सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो क्या बोलता कि एक बार ऐसा गेंद मार देगा फिर दोबारा वो चीज़ आती ना हो, ऐसी चीज़ कुछ होती, तो हम बोलते फिर भैया हो जाती पंचमी विभक्ति अपादान, क्योंकि अपादान में भी से होता है और उसमें चला जाता है तो वापस नहीं आता है। आई होप, मैं सोचूं कि आपको समझ में मेरी बात आ रही है। कमेंट मुझे भर के चाहिए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स चाहिए अगर मैं समझा पा रहा हूँ चीज़ों को। जितने लाइक्स उतने कमेंट्स मुझे चाहिए। और सब्सक्राइब तो फर्स्ट टाइम में ही कर लो भाई, दोबारा क्लास पता नहीं ऐसे मेरी आती नहीं, क्योंकि आपको पता ही है भाई, बड़े बड़े चैनल 1.5, 2, 3 लाख वाले हो, कहाँ मेरा चैनल मिलता भी नहीं है जल्दी, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अभी अगर आप कर लोगे सब्सक्राइब तो आपको आगे के लिए हेल्प मिल सकती है इससे। चलिए बात करें कि भिक्षुका धनम याचते, ठीक है, तो इसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
बिच्छू धन के लिए ही तो मांगता है आपसे ना, तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। महेश्वर सूत्र की अगर हम बात करें, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने नीचे एक स्लाइड ऐड कर दी है, मैं आपको उसमें थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। पावका में अयादि संधि होती है, क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना कि अयादि संधि होती है। पावका में भी अयादि संधि है, पवन में भी अयादि संधि है, चयन में भी अयादि संधि है, नयन में भी अयादि संधि है। ये मैं आए, अय, अव और आव, ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी आगे क्लियर कर दूंगा। चैप्टर आगे रखा है संधि का, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ध्यान से यहाँ पे देखना कि महेश्वर सूत्र जो है ये आपको याद ही करना है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि अयोड़ रेले कयोड़ अयोच, इसको रटने की कोशिश करना है, रट के ही आप इसको याद कर पाओगे। अब कुछ लोगों की कन्फ्यूजन है कि भैया जो प्रत्याहार शब्द मैंने सुना है उसका मुझे कुछ अर्थ नहीं पता है कि एक्चुअल में जो प्रत्याहार का मतलब है वो क्या होता है। प्रत्याहार का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी शब्द का पहला पद ले लें, आरंभ का एक पद ले लें, प्रारंभिक पद ले लेते हैं, और बाद में हम एक हलंत का पद ले लेते हैं, और जो भी पंचमाक्षर होता है, जो हमारा हलंत का पद होता है, उनको छोड़ते चले आते हैं। जितने भी पद उसके बीच में आएंगे वो सारे प्रत्याहार पद ही कहलाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हो सकता है आप अभी ऐसी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा तो आई होप आपकी मेरी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। जल्दी से बताया जाए क्या है, हाँ या ना। चलिए नहीं बनाना सिखा दूंगा मैं, परेशान मत हो। देखो आप बोलोगे, जैसे मान लो मैंने ये आ ले लिया, आ से एक काम करो, इससे मत लो यार, अगर हम लोग इससे लेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। मैंने आ लिया है और मैंने का ले लिया, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अक प्रत्याहार। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अक प्रत्याहार। और आपसे पूछेंगे अक प्रत्याहार के सारे वर्ण बताओ, आप बोलोगे भैया कोई नहीं रोक सकता है बताने में, मेरे लिए बिल्कुल सरल बात है। हमने ये पढ़ा है भैया कि जब प्रत्याहार हम लेते हैं तो पहला वाला वर्ण लेंगे जो लेंगे, दूसरा भी ले लेंगे, तीसरा भी ले लेंगे, लेकिन जिसमें हलंत लगा हुआ है उसको नहीं लेंगे, इसको काउंट भी नहीं करेंगे। फिर भैया इसको लेंगे क्या, हाँ बिल्कुल लेंगे भैया। इसको लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे भैया। क्या इसको लेंगे भैया, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें भी हलंत लगा हुआ है। तो यानी अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें बताओ जरा प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, क्या पूछा जाए, बताओ इस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, आप बोलोगे भैया देखो छोटा आ था, छोटी ई थी, छोटा ऊ था, री थी और लृ था, ठीक है, री थी और री थी। तो भैया ये हो गए हमारे अक प्रत्याहार के वर्ण। कोई समस्या है, 1% की है तो अभी बोल दो, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया। सपोज करो आपसे बोला जाए कि भैया बताओ यड़ प्रत्याहार, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले प्रत्याहार बता रहा हूँ, सिर्फ जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट। यड़ प्रत्याहार कौन सा होता है, ठीक है, यड़ प्रत्याहार पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भैया। आपसे पूछा जाता है बताओ सल प्रत्याहार, कौन सा पूछा जाता है, सल प्रत्याहार। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी समझा दूंगा, क्योंकि इससे आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो बताइएगा भैया कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो बताओ भैया कौन सा प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं और न डरने की जरूरत है। यड़ प्रत्याहार में भैया ये रहा या और ये रहा ड़, तो ये हो गया यड़ प्रत्याहार। और आपने हमको क्या पढ़ाया, आपने ये पढ़ाया कि हमें वो सारे पद लिख लेने हैं, जैसे या लिख लेना है, वा लिख लेना है, रा लिख लेना है और ला लिख लेना है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? हमने कहा भैया देखो यहाँ पे या ले लेंगे, वा ले लेंगे, रा ले लेंगे और ल ले लेंगे, और छोड़ा किसको है, इसको छोड़ दिया क्योंकि इसमें हलंत लगी है, और इसको भी छोड़ दिया क्योंकि इसमें हलंत लगी है। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अगर समझ में आ गई है तो देखना ध्यान से, सल प्रत्याहार मैंने अगला पूछा है, कौन सा पूछा, सल प्रत्याहार। और बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया है। सल प्रत्याहार ये बनेगा, ये और ये। अब अगर मैं तुमसे इसमें कहूँ कि भैया कौन कौन से पद लेंगे, आप बोलोगे भैया ये वाला लेंगे, अरे यार सॉरी, आप बोलोगे भैया ये वाला ले लेंगे, ये वाला लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, बस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो सल प्रत्याहार में जो भी हमने पद लिए हैं वो सारे पद कौन से हैं, ऊष्म में व्यंजन है। कौन से हैं, ऊष्म में व्यंजन है। इसी प्रकार से जो हमने यड़ प्रत्याहार में सारे पद लिए थे वो कौन से थे, अंतस्थ व्यंजन थे। वो कौन से थे, अंतस्थ व्यंजन थे।
इसी प्रकार जो हमने अक प्रत्याहार में लिए थे भैया वो कौन से थे, या इसी तरीके से जो हम अच प्रत्याहार में लेते हैं वो कौन से होते हैं। तो अक में जैसे हम लेते हैं तो वो सारे के सारे मेरे भाई मूल स्वर होते हैं। कौन से स्वर थे, मूल स्वर थे। और अच प्रत्याहार लेंगे तो वहाँ पे हमारे सारे के सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक है, सभी स्वर दीर्घ और वो मिला करके। और अगर हम भैया हल प्रत्याहार लेते हैं, हल प्रत्याहार, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे, नहीं एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ ये वाला हा है, उसमें ये याद रखिएगा वरना आप कन्फ्यूज हो जाओ। हल प्रत्याहार में हमें ये वाला हा लेना है। कौन सा वाला हा, ये वाला हा। और ल कौन सा लेना है, अंतिम ला, यहाँ पे लिखा होगा ये वाला ला। तो इसके अंतर्गत हमारे सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे, सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्याहार हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो बात समझ में आ गई, प्रत्याहार समझ में आ गया, बना भी लोगे अब तो कुछ भी पूछेगा। कोई बताए भैया बता दो कर प्रत्याहार क्या है, क र बोलोगे का आएगा, पा आएगा, शा आएगा, शा आएगा, सा आएगा, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, कर प्रत्याहार बना दिया। हाँ कुछ भी पूछा जाए। ये देखो सारे इंपॉर्टेंट प्रत्याहार भी मैंने दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सारे के सारे मैं आपको PDF अवेलेबल अभी कराऊंगा तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। संधि की बात करते हैं। संधि मेरे भाई बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा खतरनाक चैप्टर है और क्वेश्चन पक्का बनते हैं। संधि मतलब होता क्या है, आप बोलोगे भैया दो शब्द अगर आपस में जोड़े जाएंगे तो उनमें जो अंतिम पद होंगे उसका जो प्रथम पद होगा उनके वर्णों के कारण जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा उसी को हम संधि बताते हैं। यानी मेल और जोड़ जो होता है वही संधि होती है। सरल तरीके से दो वर्णों की निकटता होती है तो उनमें कुछ चेंज आता है, वही चेंज को हम विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकार, उसी को हम संधि कहते हैं। अब भैया बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि देवालय बनाना है, आप बोलोगे देव और आलय को जोड़ो। इसमें देखो छोटा आ छिपा हुआ है, इसमें बड़ा आ छिपा हुआ है, दोनों मिलके बड़ा आ बना देंगे, यानी देखो ये आ की मात्रा लग गई। तो इसी को हम बोलते हैं संधि, इसी को हम बोलते हैं संधि। संधि भैया हमारी देखो अच संधि, अच किस में आते हैं, सारे के सारे स्वर। हल क्या आते हैं, सारे के सारे व्यंजन। और विसर्ग संधि, तो ना विसर्ग संधि हमने इतनी पढ़ी है ना तो हल संधि को हमें पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों संधियों से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। हालांकि बन सकते हैं, तो आप इसको जो है बुक से एक बार देख लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर आए। बाकी स्वर संधि में आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो समय कम हो देखते हुए सारी चीज़ों को ध्यान से लिया गया है। अब सुनिएगा भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अच स्वर, अच स्वर संधि की बात करें तो उसके अंतर्गत हमें मिल जाएगा भैया दीर्घ स्वर। पहले नंबर पे दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है, बोलोगे दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा, यानी एक जैसे अक प्रत्याहार के जो सेम सवर्ण होते हैं उनके मिलने से जो दीर्घ पद है वो बन जाता है। जैसे अक प्रत्याहार में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और लरी, यही तो थे। इनमें जब हम सेम इन्हीं पदों को जोड़ते हैं तो ये अपने आप में बड़ा पद बना देता है। मतलब छोटा आ था तो बड़ा आ बन गया, छोटी ई थी तो बड़ी ई बन जाएगी, छोटा उ जोड़ेंगे तो बड़ा उ बन जाएगा। और अगर मैं बात तुमसे यहाँ करता हूँ कि जो है री और री मिलेगा तो बड़ी री बन जाएगा। इस तरीके से इसमें परिवर्तन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे भैया, जैसे मत धन अनुसार। तो देखो मत में ये आ का डंडा, देखो जिसमें कुछ भी नहीं उसमें भी आ का डंडा होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूँ ये ता तरबूज लिखा है तो बोलोगे ये लिखा है भैया ता हलंत और आ का डंडा यानी छोटा आ, इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरीके इन सब में छोटा आ और बड़ा छुपा हुआ है, तो आप बोलोगे भैया देखो ये वधु होगा, ठीक है। अगर मैं बताऊँ मत और अनुसार, तो ये छोटा आ और ये आ मिलके बड़ा आ की मात्रा लग गई। ऐसे भैया यहाँ छोटा और ये बड़ा मिलके देखो ये बड़ा की मात्रा लग गई। यहाँ बड़ा और बड़ा मिलके देखो बड़ा बन गया। यहाँ पे भी छोटा और छोटा मिलके देखो बड़ा बन गया। तो यानी जब छोटे छोटे दो सेम प्रकार के वर्ण मिलकर बड़ा बना देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। और देखो कौन कौन वर्ण मिलते हैं, ये मत सोचना कि बताया नहीं, ये सारे लिखे हैं। देखो कि जब इनमें यही मिलते हैं, इन्हीं के बड़े या छोटे वर्ण मिलते हैं तो वो अपने आप के बड़े वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं गुण संधि की, फॉर्मूला क्या होता है, जरूर याद रखना, आध गुणा पूछा जाता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब छोटा बड़ा में छोटी बड़ी जोड़ी जाती है तो ए बनता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ जोड़ा जाता है तो ओ बनता है, और री जोड़ा जाता है तो अर बनता है, और याद रखना अगर ली जोड़ा जाता है तो अल बनता है। ये भी कभी कभी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड पूछे नहीं जाते हैं पर आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कोई बोले शुभ धन इच्छु, तो शुभ के अंदर एक छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, ई यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, और छोटा और छोटी मिलता है तो ए बनता है। इसका मतलब ए मतलब बनता है, ठीक है। तो आप बोलोगे यानी शुभ इंद्र मिलके इस भा के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, यानी ये बन गया शुभेंद्र। हाँ या ना, यानी अगर हम बोलें कि छोटा और छोटी ई मिलेगा तो ए बनेगा, ठीक है। छोटा और बड़ी ई, छोटा आ और बड़ी ई मिलेगा तो भी ए बनेगा, छोटा आ और छोटा ओ मिलेगा तब भी ओ बनेगा, और छोटा आ प्लस बड़ा ओ मिलेगा तब भी ओ बनेगा,
तो ये हमारे भैया कॉन्सेप्ट हमको याद रखने हैं, बाकी अर और अल भी याद रखने हैं। तो ऐसे भैया देखो आ और री मिलेगा तो अर, यानी ये देखो अर बन गया, री उड़ गई। ऐसे भैया महा में आ और री मिला तो ये भी देखो अर, ये रा उड़ गया। ऐसे भैया देखो यहाँ पे आ और ऊ मिला तो ओ की मात्रा हो गई, ये देखो ओ की मात्रा दिख रही है। ऐसे भैया यहाँ पे आ और ई मिला तो ए बन जाएगा, तो देखो ए की मात्रा ये दिख रही है। तो ये हमारे सिंपल से हमको दिखाई पड़ेंगे कि जहाँ पे भैया ऊ की मात्रा से आ और ऊ मिलके ओ बन जा रहा है, छोटा और छोटी मिलके ए बन जा रहा है, आ और री मिलके अर बन जा रहा है। तो इन तरीके की चीज़ों में हमारी कौन सी भैया हो जाएगी, आप बोलोगे इनमें हमारी हो जाएगी गुण संधि, ठीक है ना। बात करो वृद्धि संधि की, वृद्धि में भैया आप बोलोगे बड़ा सरल होता है, वृद्धि करना, वृद्धि रेची, ठीक है, वृद्धि रेची। यानी अगर ए और ए, छोटा और बड़ा के साथ में अगर ए में कुछ भी मिलता है तो वो ए ही बनेगा, अपने ही बड़े वाले में बन जाएगा। और छोटा और बड़ा के साथ अगर ओ औ बनता है कुछ तो किस में बन जाएगा, बड़ा औ बना देगा। यानी ओ औ में औ बड़ा होता है, ए में ए बड़ा होता है, तो ये अपने बड़े वाले में परिवर्तित हो जाएंगे, ये बोलना चाहता है। हमने कहा समझ में आ गया। जैसे भैया मैंने तुमसे कहा, जैसे मान लो कि हित धन ऐसी, ठीक है, हित धन ऐसी, तो बोलोगे देखो इसके अंदर छोटा आ है और इसके अंदर ए है, तो ये हो जाएगा अय, हो जाएगा अय, तो ये हो जाएगा हित तैसी। क्या हो जाएगा, हित ऐसी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बोलो एक बार। आगे अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार और देख लो भैया, आप बोलोगे देखो आ और ए मिलेगा ए बनेगा, आ और ए मिलेगा ए बनेगा, आ और ए बनेगा, ए की मात्रा ये भी हो गई, आ और ओ मिलेगा ओ की मात्रा बना देगा भैया। ऐसे यहाँ पे आ और ओ मिलेगा ओ की मात्रा बना देगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना कि अपने बड़े वाले में बदल जाएगा। बात खत्म हो गई बस। अगर हम बात करें यड़ संधि की, बड़े ध्यान से याद रखना, इको यड़ची इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है इसका, इको यड़ची, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, वृद्धि रेची इको अड़ची, ठीक है। और बाकी अयादि संधि का भी फार्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन टाइप का है उनका, बाकियों से समझ में आता है। छोटी बड़ी के बाद अगर कुछ भी आएगा असमान पद तो या बना देगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद भी कुछ भी असमान आएगा तो वाह बना देगा, री के बाद में कुछ भी असमान आएगा तो री बना देगा, ली के बाद असमान आएगा तो ला बना देगा, यानी रा, ला, वा और या बनेगा। ये छोटी असमान, छोटा ऊ असमान, ली असमान और रा असमान, री असमान, ठीक है। इनके बाद कोई असमान आएगा तो ये बन जाएगा। असमान पद का मतलब होता है वो ना होकर के कोई दूसरा पद होना। जैसे छोटी के बाद छोटा आ जाए, छोटी के बाद छोटा ऊ आ जाए, छोटी के बाद जो है छोटी और बड़ी छोड़ के कुछ भी आ जाए, स्वर होना चाहिए बस, ठीक है। जैसे देखो छोटी के बाद छोटा आ जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया या बनेगा, तो देखो यद और ये देखो यपी, ये या होता है नीचे, ठीक है। अगर मैंने कहा प्रति और अक, तो देखो ये छोटी ई की मात्रा दिखी ये वाली, और ये क्या दिख रहा है, छोटा आ, तो हमें पता है इनसे बनेगा क्या है, या बनेगा, ये देखो या दिख गया। बात आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी तुम्हें बढ़िया तरीके से ना। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे भी छोटी ई और यहाँ पे ये बड़ा आ, तो भी मुझे यहाँ पे क्या मिला, या बना और आ, बड़ा आ था तो आ का डंडा लग गया। अब भैया यहाँ इस बात को याद रखना है, छोटा आ था तो सिंपल या बनेगा, बड़ा आ होगा तो आ का डंडा लग जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे छोटा ऊ होता तो यहाँ पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, यहाँ बड़ा ऊ होगा तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। इन बातों को याद रखना, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इस वाले को देखो ध्यान से, यहाँ देखो छोटी ई के बाद छोटा ऊ मिल गया, तो हमने पढ़ा छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो या तो बनेगा, लेकिन वो छोटा आ होता तो कुछ ना होता, लेकिन छोटा ऊ है तो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से आपको इसके भी एग्जाम्पल देख लेने हैं, बाकी यह पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए अयादी अगर हम बात करते हैं अयादी स्वर संधि की, तो आप बोलोगे एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह, इसका ये फॉर्मूला होता है। और ये एचो अयवा यावा होता है, ये आ होता है, इसको आ पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि ए या ए के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो अय या आय हो जाता है। अय और आय में अंतर क्या है भैया, अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो अय हो जाएगा, अगर अय के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। ऐसे ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो अब हो जाएगा, औ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो आव हो जाएगा। अब देखो एक बार जरा तुम बताओ अय वाले शब्द कौन से होते हैं। अय तो बोलोगे अय, अय यानी नय, न, चयन, नयन, चयन, तो इसमें भी अय दिख रहा है, इसमें भी अय दिख रहा, तो बोलोगे इसका मतलब भैया क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए के बाद में अगर कोई असमान स्वर आएगा तो अय बनेगा। अच्छा, यानी भैया हम बोल सकते हैं कि अगर ये ने के बाद अन आ जाएगा तो ये नयन बन जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं अगर छे के बाद अन आ जाएगा
तो चयन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब भैया आय के लिए कोई शब्द बता दो। हमने कहा आय के लिए आप कुछ सोचो, ठीक है। हमने कहा जैसे बोल लो आय के लिए आपने नायक शब्द देखा होगा, तो देखो यहाँ पे आय आय दिखेगा तुमको, नाय नाय ऐसे आय, तो ऐसे ये आय जो है ये नाय में दिख जाएगा। तो नायक कैसे बनेगा, आप बोलोगे इसके लिए हमें पता है भैया, अगर ने करेंगे ए की मात्रा लगाएंगे तो नयक बनेगा, नयक। लेकिन यहाँ पे तुम्हें नायक बनाना है तो ए की मात्रा लगेगी, तो हम यहाँ लगाएंगे नए और धन अक, तो ये हो जाएगा नायक। क्या बात समझ में आ रही, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीज़ें, हाँ या ना। ऐसे भैया अब कब बनेगा, अब तो मैंने कहा देखो जैसे मैंने नाम एक सुना है भैया पवन, तो इसके अंदर देखो अब बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे भैया हमने नाम सुना है जो है पावन, पावन में क्या आता है आव, आव, तो आव भी तो हमने पढ़ा है ये आव। तो भैया बताओ जरा आव कब बनता है, आव बनता है जब औ की मात्रा में असमान स्वर आता है। औ की मात्रा मतलब पौ, और हम उसमें पौ में अन जोड़ेंगे तो पावन हो जाएगा। पवन कब बनेगा, पवन बनेगा भैया जब पो में अन जोड़ेंगे तो पवन हो जाएगा। अच्छा ओ की मात्रा में आ जुड़ेगा तो अव बनेगा, ओ की मात्रा में आ जुड़ेगा तो आव बनेगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किया है ना, मज़ा आ गई होगी एकदम समझ के कि देखो भैया सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। नयन, नेधनन चयन, छेदन अन, नयधन अक नायक, विनय धन अक विनायक। आय दिखाई पड़ा, समझ गए कि ए और आ मिल के बना होगा। ऐसे करके चीज़ों को आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नय धन इका, तो ये नायिका बन जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि पौ धन इका, तो हमारा पावन बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो बोलो कि हाँ समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये आपको बात समझ में आ गई। अगर मैं भवधन उक की बात करूँगा तो भावुक बनेगा, पोधन इत्र की बात करूँगा तो पवित्र बनेगा, नौधन इक की बात करूँगा तो नाविक बनेगा। एक सेकंड रुकना जरा, वो नीचे चेक करवा के नीचे रखवा लो बे, ऊपर आया पे है। अरे बेवकूफ़ होगा, क्लास थोड़ी ना बंद करेंगे हम, अभी बहुत देर है क्लास में। तो ये 1 घंटा हो चुकी क्लास, अब ना हटी है। क्या चल रही है, संस्कृत? अरे ऑनलाइन चल रही है। अरे रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। आपको मेरी बीच में थोड़ी सी बकवास सुनने को मिलेगी, बिकॉज ऑनलाइन टीवी बुक की थी, तो वो टीवी आ चुकी है और वो मेरे रूम में ही लगनी है, इस वजह से रूम में वो जो है लगाने वाला आएगा। तो अब मैं क्या करूँ आप बताइए। क्लास को अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो खड़बड़ की आवाज़ तो आएगी ही। एक काम करता हूँ मैं, फिर इस क्लास को एक पार्ट में यहाँ तक कर दूँ क्या। ये देखो मैंने यहाँ तक बता दिया है आपको, अनुवाद से बचा है, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना देता हूँ यार, क्योंकि आपको पता है कि फिर बीच में दिक्कतें अगर होंगी तो क्लास बेकार हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप बातें सुनते रहोगे, बकवास आप सुनने होगे, ठीक है। तो मैं इसके आगे का भी सेकंड पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, पार्ट 2 यहाँ से मैं अभी आपका जो है स्टार्ट कर दूँगा, थोड़ी देर बाद ही मैं जस्ट इसको भी डाल दूँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जितनी चीज़ें बताई हैं आपको पूरी समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। चलिए बाय बाय।